ठीक है। तो मैं इन 4 के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आए हैं, जो आप पे लिंक है या जो आप लोग पढ़ चुके हो, तो एक बार आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। थोड़ा पता लगेगा कि आप किस स्टेज पे हो, आपका एनालिसिस थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है। और बाकी ये जो 3 चैप्टर बचे हैं, इन 3 में से ज़्यादा क्वेश्चंस इन 2 पे रहे हैं। एंडोक्राइन आपका मेन रहा है और एक्सक्रेटरी मेन रहा है। ठीक है। डाइजेस्टिव पे क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो क्वेश्चन आए हैं वो आपका ज़्यादातर आपका इंटेस्टाइन डिजीज, लीवर, उनके रोल्स पे आए हैं। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना, ये दोनों चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक्सक्रीटरी और एंडोक्राइन। खासकर सबसे बड़ा चैप्टर जो आप पढ़ते हो अनाटमी फिजियोलॉजी में, वो एंडोक्राइन का। ठीक है। फार्माकोलॉजी में भी सबसे बड़ा चैप्टर एंडोक्राइन ही है। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे एंडोक्राइन में। इसके क्वेश्चंस मैंने अभी इंक्लूड नहीं किए। अगर आप इसके क्वेश्चन देखोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ एंडोक्राइन वाले चैप्टर के। ठीक है। एक्सक्रेटरी में से 2-3 क्वेश्चन तो आराम से आपको मिल जाते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको जो आपके क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप एक बार थोड़ा सा टाइम लेना, ठीक है, और सॉल्व करने की कोशिश करना। आप लोगों से ना हो रहा हो तो आप बता देना कि नहीं हो। ठीक है। अभी आपका पहला क्वेश्चन है, द क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट हार्ट बीट इज। बताओ। ये ऑप्शन है आपके रोमन में लिखे हैं। नहीं आता है तो गैस कर सकते हो। ये क्वेश्चन मैं आपसे पहले भी पूछ चुका हूँ एक बार कार्डिक वाले चैप्टर में। अरे वेगस नर्व कौन सी नर्व होती है भाई? वेगस नर्व, सीधा सीधा यही पूछा है। अगर नहीं पढ़ोगे तो वहाँ यही हाल होगा। मैंने आपको कल ही बताया था ये। नंबर 10th, वेगस नर्व, जो आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करती है। इसके अलावा मैंने आपको नंबर 9 भी बताई थी, ग्लोसोफेरिंगल। तो मैंने बोला था ये दोनों जो है हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर पे काम करते हैं, लेकिन ज्यादा रोल जो है वो आपका क्रेनियल का है। इसलिए आपको कार्डिक सिस्टम वाले चैप्टर में मैंने आपको सिर्फ जो है वेगस नर्व के बारे में बताया था, जो आपकी 10th क्रेनियल नर्व है। आपको ग्लोसोफेरिंगल के बारे में नहीं बताया था। यहाँ पर 9th और 10th ये दोनों ऑप्शन गिवन थे, लेकिन इसमें से जो एक्यूरेट था वो आपका 9th, ओ सॉरी 10th था। ठीक है, वेगस नर्व। तो ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक बार आप देखते जाना। तो मैं अभी आपको इसमें नहीं मार्क्स दे रहा हूँ। अगला बताओ। ये भी क्रेनियल नर्व पे ही है, कल ही आपको बताया। थोड़ा सा ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तब भी हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व इज इंस्ट्रूमेंटल इन मोटर फंक्शन? वेस्टिबुलोकोक्लियर, ऑप्टिक, असेसरी और ऑल्फैक्टरी। टाइम ले लेना, पर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। कौन कौन है? विकास, नितिन और मोनिका। आकांक्षा। आकांक्षा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन पढ़ो और आप ऑप्शन बताओ आपके हिसाब से कौन सा ठीक है। सर ए हो सकता है सर, क्योंकि बी और मतलब ऑप्टिक और ऑप्टोमेट्री तो सेंसरी नर्व है। और ए? चलो मैं ए लिख, सी का पता। मैं आपका ए लिखूं ना ना लिखूं, मुझे ये फाइनल आंसर बताओ। ए। ए। बाकी नितिन?
नितिन। हेलो सर, हाँ। वो मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही, मेरा इंटरनेट वीक है शायद अभी, तो वही मम्मी से हॉटस्पॉट लेके आया था। चलो ठीक है। मोनिका। मोनिका और आकांक्षा। बोलो जल्दी बोलो, मैं आगे नहीं चलूंगा अगर आप आंसर नहीं करोगे तो। बोलो आकांक्षा। सर ये सही लग रहा है। एक बताओ, अब इसमें बहुत का ऑप्शन नहीं है। एक एक बताओ। सर यही सही है। इसे बोलते हैं भेड़ चाल। आगे। मोनिका। क्योंकि अगर जैसे कॉकटेल जो है ईयर में प्रेजेंट होता है, जहाँ से जैसे कॉकटेल है तो वहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह है, तो मैं ऐसे रिलेट कर दूँ कि जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब बजता है तो वाइब्रेट करता ही करता है, तो अरे वो मे इंस्ट्रूमेंट भी है। जैसे एक बोल मिनट, सकता है। एक मिनट। नहीं सर, जैसे ये भी तो है कि वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस करते ही है, तो काइंड ऑफ एक इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं इसको। मैडम एक मिनट। यहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो गिटार विटार नहीं है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट का मतलब है मेजर रोल कौन प्ले करता है। ठीक है, क्वेश्चन की सेंस समझो आप। ठीक है। मोनिका, कुछ है आपका आंसर? नहीं सर, मेरे को कोई आइडिया नहीं है। बताओ जल्दी बताओ। ए बी सी डी कुछ तो बोलो। सर जो एसेसरी नाउन होते हैं वो हमारा वगैरह में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर? सर जो एसेसरी होती है जैसे नेक वगैरह रीजन में प्रेजेंट होती है वो। हम्म। ठीक है, और बताओ। ठीक है। मोनिका, आप कुछ बताओ। ए बी सी डी जल्दी बोलो। बताओ। गुड इवनिंग। बोलो बोलो, जल्दी बताओ। हाँ तुषार, आपका कोई ऑप्शन है इसको लेके? कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें से? वहां पे मैं लिख रहा हूँ नॉट अटेम्प्टेड। चलो ठीक है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जिन लोगों को ए और सी में कंफ्यूजन था उन्होंने एटलीस्ट थोड़ा सा क्रैक कर लिया था। ठीक है। अगर आप वेस्टिबुलर कॉक्लियर की बात कर रहे हो तो इसका काम एक हियरिंग में है जो कि मेन है। दूसरा काम इसका बैलेंस में होता है। दूसरा काम इसका बैलेंस में है। ठीक है। अब अगर आप देखो, जो आपके नेक और हेड की जो मूवमेंट है, जो मोटर फंक्शन है, वो आपका असेसरी नर्व करती है। जो प्रॉपर एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म करती है, स्पाइनल असेसरी नर्व, जो आपकी शायद 11th नर्व होती है, उसका काम आपका मोटर फंक्शन में, जो आपका नेक और हेड है उसके मूवमेंट में। तो इसका आंसर आपका सी है। ठीक है, आप लोगों ने, आकांक्षा ने बहुत हद तक क्रैक कर लिया था, बट थोड़ा सा जल्दी क्लिक कर दिया ए के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका 2023 में 4 नंबर का क्वेश्चन था, और ये दूसरा क्वेश्चन है आपका क्रेनियल नर्व से। तो जो मैंने आपको कल बताया था कि इससे 101% क्वेश्चन आता है, तो ये आपका 8 नंबर थे। एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये इजी है। बताओ। तुषार, आकांक्षा, मोनिका, नितिन, विकास। ये ए। ये है सर इसका। ये है सर। ए है। जस्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। अच्छा, ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है वैसे? कार्ड। यूरिनरी सिस्टम का है। और सर इससे हमने तब पढ़ा था ना, जब रेनिन का बता रहे थे, फंक्शन बता रहे थे, रेनिन एल्डोस्टेरॉन वगैरह में। हाँ, ब्लड प्रेशर में आपको बताया था। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कार्डिक के चैप्टर में, नहीं, ब्लड ब्लड के चैप्टर में। सार्कोमा इज कैंसर ऑफ। बताओ। तुषार। सी। सी। यही।
एक बताओ, सी या ए, ऐसा नहीं है, एक एक बोलोगे। ये आपका एग्जाम ही चल रहा है जीपीट का, तो एक ही बोलो। सर मुझे तो सी लग रहा है, कनेक्टिव टिश्यू लग रहा है सर, सी। क्योंकि सार्कोमा के साथ बस टिश्यू नहीं बस पड़ा इससे था। ज्यादा नहीं बताना है, बस इतना बहुत है। ठीक ठीक है सर। आगे बताओ, और बताओ। विकास। सर सी लग रहा है। सी। हाँ आकांक्षा। ये वैसे कहाँ गई? सी बता रहे हो आप? आकांक्षा आपका भी सी है? सर ये आएगा, ए आएगा। क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू तो अलग होता है हमारा। अच्छा, और ये तुषार। चलो ठीक है, इसका आंसर नॉट अटेम्प्टेड, इसका आंसर सी है। क्योंकि जो सारकोमा है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू और आपकी मसल्स का जो कैंसर होता है, और इसमें हम कई बार नर्व्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आपका ब्लड आता है। ठीक है, जो ब्लड से रिलेटेड और मसल से रिलेटेड जो कैंसर है उनको हम सारकोमा में लिख देते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी है। सार्कोमिया आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो मसल से रिलेटेड है। ठीक है, तो सार्कोमा जो है वो मसल से रिलेटेड, और जो आपका कनेक्टिव टिश्यूज है अगर उससे रिलेटेड कैंसर है तब हम उसको सार्कोमा बोलते हैं। अगर इपिथेलियल सेल से होता है तो कार्सिनोमा कुछ ऐसा बोलते हैं, लिम्फोमा कार्सिनोमा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसका आंसर मैंने आपको ये टर्म आपको ब्लड में बताया था। अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना था कि आपका जो मसल और कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर, और आप में से किसी ने मुझसे पूछा भी था कि नर्व का कैंसर या कुछ ऐसा है तो उसको हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं सार्कोमा में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी है। जिन लोगों ने ठीक बताया, अच्छा है, वेल डन। नेक्स्ट बताओ। एंजाइम कॉमनली टारगेटेड बाय ड्रग टू ट्रीट हाइपरटेंशन। बी। सर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। यही है। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन चार चार मार्क्स में था। अगर आप देखो ना, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे हो तो शायद इतना मुश्किल पेपर नहीं है ये, मेरे मेरे हिसाब से। तो जिस लेवल का आप अभी पढ़ रहे हो, जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट देख सकते हो। फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्सेप्ट। किसमें आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम नहीं होता है? दिमाग लगाना फिर बताना। सी सर। सर मेरे हिसाब से सी होगा सर। बाकी लोग। इसका आंसर सी ही है। अगर आप लोगों ने ब्लड क्लोटिंग का इंटरनल एक्सटर्नल और जो कॉमन मैकेनिज्म है उसमें अगर आपने देखा है तो कोई भी एरो इस तरीके से ऊपर नहीं जा रही है। सारी एरोज आपकी साइक्लिक फॉर्म में नीचे की तरफ ही आ रही है। ठीक है, कोई भी चीज वहां पर किसी चीज को इनिबिट कर ही नहीं रही है। वहां पर सिर्फ आपका एक्टिवेशन हो रहा है, जो आपका ब्लड क्लोटिंग का फैक्टर है। एक चीज ये, अगर आप इस तरीके से, आपको ब्लड क्लोटिंग याद था तो एक ये भी पैटर्न ठीक है। अगर आपको वो याद नहीं था तो एक आप दूसरी अप्रोच लगा सकते थे। वो अप्रोच क्या थी कि आप, अगर मान लो, एक दूसरा सोचने का तरीका है कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी है। अब मान लो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम अगर नहीं है तो आपकी बॉडी पे उसका कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। मान लो अगर ग्लूकोज को कम करने का आपका सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, आपके ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। ऑस्मोलैरिटी चेंज होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर होगा, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन। ठीक है, और आपका रीनल फेलियर जैसे कंडीशंस है। ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो हीमोरेज वाली कंडीशंस आ सकती हैं। और आपका रीनल, जो आपके नेफ्रॉन्स है, वो क्या हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से ऐसा आपका कोई नहीं है। अगर वहाँ क्लोटिंग फैक्टर, अगर इनिबिशन सिस्टम है तो वो आपके लिए ही बेनिफिट होगा। हालांकि यहाँ पर जरूरत है नहीं, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर, अगर क्लोटिंग
हो रही है तो वो आपके लिए ही बेनिफिट है। अब नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या है कि जब क्लोटिंग एक्सेस में हो जाए तो आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जो आप क्लोटिंग को पीछे जाकर रोक सको। जो एक बार फैक्टर एक्टिवेट हो गया वो हो गया। अगर आप टेम्परेचर रेगुलेशन की बात करें तो इसमें आपके जो शिवरिंग और स्वेटिंग का रिस्पॉन्स है, तो आपको अगर आप पहले कहीं ठंडी में थे फिर आप गर्म गर्म एरिया में चले गए तो आपकी शिवरिंग बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो रेगुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो एक अप्रोच आप इस तरीके से लगा सकते थे कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जितना पढ़ा है उसके अलावा एक लेवल ज़्यादा था, क्योंकि आपको इसमें सोचने की ज़रूरत थी। जिन लोगों ने अगर क्लोटिंग पढ़ा था तो उन लोगों ने सीधा सीधा बता दिया कि हाँ क्लोटिंग ही आंसर है। आई थिंक ये छठा सातवां क्वेश्चन था आपका। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, मतलब 24 नंबर हो गए यहाँ तक आपके। 24 में से आप कितने ठीक कर रहे हो अब आप खुद से काउंट कर लेना, दो, तीन, चार, जो भी है। नेक्स्ट, ये इजी है। विच हार्मोन स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन? ए ए, इलेक्ट्रोपोर्टिंग। एराइथ्रोपोइटिन। ठीक है, ये आपका ब्लड वाले चैप्टर में था। ब्लड वॉल्यूम और वो सब आपका आया था। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग नॉट रिक्वायर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग? ये मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था तो मैंने इसमें डाल दिया। डी। और बताओ। नहीं पता। नहीं पता। और सर ए लग रहा है मुझे। ए लग रहा है। और बताओ। आकांक्षा आप कुछ कह रहे थे शायद। सर आइए कौन सा है? सर आइडिया नहीं है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ओके, बाकी लोग को तुषार। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, बताओ। सर मेरे को स्क्रीन शो नहीं हो रही था, मेरा नेट साथ दे रहा था। ठीक है, चलो रहने दो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग होता क्या है? किसी को आइडिया है तो? मतलब सर मेरे हिसाब से शायद LD50 और ED50 देखते हैं। ठीक है, नहीं सर, थेराप्यूटिक विंडो। थेराप्यूटिक विंडो। आप लोगों ने फोर्थ सेम में आपको किसी ने ये टॉपिक पढ़ाया नहीं अभी तक, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का? सिलेबस में ये आपका टॉपिक अलग से मेंशन हो। ओके, जिसने LD50 ED50 बताया। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं, क्या फाइंड आउट करते हैं? ड्रग की कंसंट्रेशन पता करते ओके हैं। ओके, ड्रग की कंसंट्रेशन पता करते हैं। ठीक है। एक्चुअली थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि जिस ड्रग को आपको मॉनिटर करना पड़ रहा है बॉडी के अंदर, और वो आप मॉनिटर करते हो फार्माकोकाइनेटिक के लेवल। ठीक है। अब जैसे कुछ ड्रग्स हैं जिनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होगा, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी में रिलीज होती रहेंगी। उन ड्रग्स को मॉनिटर करने की जरूरत है। या फिर वो ड्रग्स जो आपकी बॉडी में बहुत स्पीड से आपके ब्लड के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। या ऐसी ड्रग जो आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज करती हैं और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को बना देती हैं। इसके अलावा कुछ ड्रग्स की हाफ लाइफ इतनी ज्यादा है कि आपको उनको बॉडी में मेजर करना पड़ता है कि वो एक्यूमुलेट तो नहीं हो रही है। जैसे एक ड्रग है एमियोडेरोन, आपकी कार्डिक की ड्रग है। इसकी जो हाफ लाइफ है, इसका जो ड्रग का आपकी बॉडी से बाहर निकलने का टाइम है, वो आपका 3 दिन है। ठीक है, तो आपको इसको मॉनिटर करना पड़ेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हमें थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। ठीक है। और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं कि जो बहुत जल्दी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है, जैसे फेनाटॉइन है या डिजिटॉक्सिन। अब डिजिटॉक्सिन क्या है,
यूजुअली इसकी नॉर्मली आप डोज देखो तो 0.25 mg है, ठीक है, इतनी डोज रहती है। अगर ये आपकी बॉडी में किसी ने 2 डोज ले ली, तो ज्यादा ले ली, तो हार्ट क्या हो जाएगा, हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रह जाएगा, तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो जो भी हाईली सेंसिटिव ड्रग है उनको हम थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लेवल पे रखते हैं, ठीक है, चाहे वो आपका फेनेटोइन है, डिजोक्सिन है, जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन को हम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये एंटाबायोटिक है, और क्या करती है, दूसरी जो ड्रग्स है उनके ऊपर ज्यादा जो है क्या करती है, उनका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। और इसके साथ साथ ये आपका जो ईयर है उसमें एक्यूमुलेट हो जाती है, आपको बहरा कर सकती है, ठीक है। तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिनका एक्यूमुलेशन, जिनकी हाफ लाइफ, ठीक है, जिनका मेटाबॉलिज्म वो क्या है, हमारा इम्पैक्ट करता है। जैसे फेनेटोइन का केस है, अब फेनेटोइन अगर आप देखो तो आप किस लिए देते हो, फेनेटोइन कैसी ड्रग है, कौन सी कैटेगरी की है, डिप्रेशन, पार्किंसन, सेडेटिव प्रोडक्ट्स। हाँ जी, सर ये लोग एपिलेप्टिक है ना। ठीक है। तो इस केस में क्या है, इसकी जो डोज है अगर आप मेंटेन करके नहीं रखोगे तो उस केस में क्या होगा, ये जो ड्रग है वो अपना कंसंट्रेशन लूज कर देगी। मान लो अब ये न्यूरो वाली ड्रग है, जैसे मान लो किसी को डिप्रेशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है ड्रग देने में, स्पेशली सीएनएस वाली ड्रग्स के साथ, जब आप ब्लड प्रेशर की ड्रग देते हो तो आपको दिख जाता है ना स्पिग्मोमैनोमीटर में कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है। जब आप फीवर की ड्रग देते हो तो आपको दिख जाता है कि आप थर्मामीटर से मेजर कर लेते हो कि हाँ टेम्परेचर कम हो गया। अब किसी को आपने डिप्रेशन की ड्रग दी तो आपको पता लग जाएगा कि डिप्रेशन ठीक हो गया या कितना ठीक हुआ। तो हमारे पास सीएनएस वाली जो चीजें हैं उनका मेजरमेंट का कोई पैरामीटर नहीं है, हम सिर्फ बिहेवियर स्टडी करके बता सकते हैं कि वो डिप्रेशन से बाहर है या नहीं है। तो हमारी सीएनएस वाली जो ड्रग है उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो उनको ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना है, और उसको क्रॉस करने के लिए उनका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा चाहिए, और जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन ब्लड में कम होती है तो उनका एक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं आ पाता। तो जितनी भी आप ड्रग देखते हो सीएनएस वाली वो सिर्फ 40 से 50% ही अपना एक्शन शो कर पाती है। कुछ ऐसी ड्रग है हमारे पास जो सिर्फ 35 से 40% एक्शन शो करती है। अगर आपने 100 mg ड्रग ली है तो सिर्फ 35 mg ड्रग ही आपके ब्रेन तक पहुंचेगी, बाकी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, कुछ और काम करने लगेगी, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा या कुछ और। तो इस केस में हमें इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना पड़ता है ब्लड में, तो हमें बार बार उसको चेक करना पड़ता है। और अगर कंसंट्रेशन को आप मेंटेन करके रखोगे, ड्रग आप बार बार दे रहे हो, तो आपको साइड इफेक्ट आने के चांसेस ज़्यादा, ठीक है। इसके साथ एक और पॉइंट है जो आपका थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, एटलीस्ट आपको 6 सैंपल लेने पड़ते हैं एक ही टाइम पे। मान लो आपने T1 T2 T3 T4 T5 T6, तो आपको 6 सैंपल लेने पड़ेंगे इंटरवल्स पे, 5 5 घंटे के इंटरवल्स पे, 4 4 घंटे के इंटरवल्स से, कि आपके ब्लड में कितनी ड्रग आ गई है, या फिर आपको यूरिन का सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप देखो एसिटामिनोफोन, ये आपका क्या है, ये आपकी पैरासीटामोल ही तो है। तो पैरासीटामोल कोई ऐसी आपकी टॉक्सिक ड्रग नहीं है, ठीक है। जब पैरासीटामोल अगर आप देखो एक दिन के अंदर आप अगर 1 ग्राम ड्रग ले रहे हो 1000 mg, तब भी आपको आसानी से लीवर टॉक्सिसिटी नहीं होती है, 1000 mg। और जब आप डिजिटॉक्सिन की बात कर रहे हो 0.25 mg, और ये कहाँ 1 ग्राम, ठीक है। तो जिसने भी आंसर किया था एसिटोअमिनोफिन या पैरासीटामोल, उसने ठीक आंसर किया था। इसमें सिर्फ आपको कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है, ठीक है। हालांकि टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन होने वाला था, तो ऐसा रॉकेट साइंस नहीं थी इस क्वेश्चन में कि आप लोग पकड़ ना पाओ कि किसकी हमें थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग रिक्वायर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका कार्डियक सिस्टम का क्वेश्चन है। मर्मर्स आर जनरली हियर्ड इन डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग द फॉलोइंग। मर्मर्स की, सर हाँ जी, सर ये जो आपने लास्ट क्वेश्चन समझाया है हम्म,
तो क्या इनकी कोई पर्टिकुलर कैटेगरी होती है कि वो ड्रग्स जिनका हाँ, प्लाज्मा हमारे ज्यादा होता पास है वो रूल है, इनकी फाइंड आउट करते हमारे पास रूल है, 5 या 6 रूल्स है। अगर उसमें से किसी रूल के अंदर कोई ड्रग फॉल कर रही है तभी हम थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। ठीक है, टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, आपको पढ़ाया नहीं गया है, क्योंकि आई थिंक आप लोग 5th 6th सेम में हो, तब तक तो ये बहुत बार पढ़ाया जा चुका होता है टॉपिक। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पढ़ा दूंगा ये वाला, मतलब क्वेश्चन आता है इससे। थेरापी कई बार यहाँ पर जेंटामाइसिन की जगह थियोफाइलिन लिखा हुआ मिलता है, तो थियोफाइलिन और थियोफाइलिन की हाफ लाइफ के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपने एक ड्रग पढ़ी होगी बाइपोलर डिसऑर्डर में, लिथियम कार्बोनेट या लिथियम का जो साल्ट है, इस ड्रग को भी स्पेशली थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग में रखा गया। ठीक है, तो या तो यहाँ पर तो ये पूछा है कि कौन सी नहीं है, या पूछा जाता है कौन सी है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं जो हमारी थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कैटेगरी के अंडर है। ठीक है, तो आपको वो लिस्ट याद रखनी पड़ेगी और क्यों आती है वो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो मैं ये वाला टॉपिक आपको पहले बता दूंगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला नहीं है कि आपको किसी पुराने टॉपिक से लिंक है। इसमें बताओ, मर्मर्स आर जनरली हियर्ड इन डिसऑर्डर अफेक्टिंग द फॉलोइंग: हार्ट वॉल्व्स, एवी नोड, पल्मोनरी वेन। ए, सर वॉल्व। बाकी लोग? सर से पहले वाला क्वेश्चन था उस मटेरियल देना है, क्या देना है? इसका मटेरियल भेज देना सर पढ़ने के लिए। नहीं, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप लोगों को थोड़ा सा आप आइडिया नहीं है। समझा दें। जब आप LD50 ED50 और थेराप्यूटिक विंडो बोल रहे हो ना, तो आप लोगों को आइडिया नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं। ठीक है, LD50 ED50 एक हद तक ठीक है, लेकिन थेराप्यूटिक विंडो और वो बिल्कुल लिंक नहीं करता, तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को एक बार। ठीक है, चलो इसका आपका आंसर क्या है? हार्ट वॉल्व्स। कौन सी हार्ट वॉल्व्स होती है हमारे हार्ट में? सर पल्मोनरी होती है। नहीं नहीं, वॉल्व के नाम पूछ रहा हूँ मैं। वॉल्व सर 4 होते हैं, वॉल्व सर 4 होती है। वो सर एक होना आर्टरियल और पल्मोनरी। ठीक, पल्मोनरी वो आर्टरियल वो सर ठीक है, तो 4 वॉल्व तो होते सर हैं। नहीं हो गए सर। ठीक है, इसका आंसर यही है आपका, 4 हार्ट होते हैं वॉल्व। सर, तो सर 2 सेमिल्यूनर है, एक बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड है। ठीक है, तो ये हार्ट मर्मर जो है आपका हार्ट वॉल्व्स की वजह से होता है, जब उनकी प्रॉपर ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं हो रही होती है तब ये हार्ट मर्मरिंग की साउंड आती है। नेक्स्ट बताओ, इसका आंसर थोड़ा ध्यान से करना, पढ़ाया नहीं है लेकिन ब्रेन का स्ट्रक्चर देख के थोड़ा सा समझ जाओगे। मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय थायरोट्रॉप्स, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, गोनाडोट्रोपिन्स। पीनियल ग्लैंड। आकांक्षा, सी, मोनिका, और सर सी पीनियल ग्लैंड ही होगा। नितिन, और नहीं पता। ओके, नहीं पता। अच्छा आप लोग, चलो, चलो ठीक है, वैसे आंसर इसका पीनियल ग्लैंड है। सर आवाज ठीक है तुषार, आप सुन लो। ठीक है, अगर आप देखो, अगर आपको नहीं पता है तो आप, तुषार आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर आपको, आप डायरेक्टली इतना जल्दी क्वेश्चंस को देख के बोल दोगे कि नहीं पता है, तो आप अपने एग्जाम्स में आधे से ज्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ाओगे जो इजीली सॉल्व हो सकते थे, बहुत इजीली। थायरोट्रॉप्स का मतलब क्या है? थायराइड ग्लैंड से है। थायराइड ग्लैंड और मेलाटोनिन का कोई रोल नहीं है। एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर है, वहां से इसका कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी बॉडी में साल्ट और ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरल कोर्टिकोइड बनाता है। गोनाडोट्रोपिन का रोल आपका LSH FSH। ठीक है, LH FSH जो आपके टेस्टोस्टेरोन और सेक्स हार्मोन्स है उनसे। एक पीनियल ग्लैंड ऐसी बचती है कि जिसका रोल आपको बिल्कुल नहीं पता।
तो बाकियों के तो रोल पता है, इसका नहीं पता है तो इसको ही टिक कर दो। पीनियल ग्लैंड आपकी कान के पीछे होती है, कुछ कुछ इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। ये आपकी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज करती है। मेलाटोनिन आपकी स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बहुत सारी ड्रग्स आती हैं जो मेलाटोनिन को आप टारगेट करती हैं। आपके नाइपर का क्वेश्चन मैं आपको एक बता देता हूँ। तो मेलाटोनिन के दो रिसेप्टर होते हैं, MT1 एंड MT2। इसको जो ड्रग टारगेट करती है उसका नाम है रेमेल्टन। एक ही ड्रग है हमारे पास। जब आपका बेंजोडाइजिपाम्स काम नहीं कर रहे हैं किसी पेशेंट पे बार्बिटूरेट्स काम नहीं कर रहे हैं, तो हम रेमेल्टन ड्रग के पास जाते हैं एंड में। लेकिन अब हमने क्या किया हुआ है, अब हमने जो मेलाटोनिन है इसको हमने ऐसे जो नेचुरल कंपाउंड्स हैं, नेचुरल हर्ब्स हैं, जैसे आप कोई जड़ी बूटी या दूध में कोई पाउडर मिला के ले लो जो कि नेचुरली किसी प्लांट से ऑब्टेन्ड हुआ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो मेलाटोनिन के सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो उस केस में आपको नींद अच्छी आएगी। अब तो ये मेलाटोनिन वाली ड्रग है, ये आपको जो स्टोर है रिलायंस के और ये जो दूसरे हैं जहाँ पर ग्रोसरी का सामान सामान मिलता है, वहां पर ये टैबलेट मिलती है। मुझे प्रॉपर नाम याद नहीं है, लेकिन उसका टैबलेट मिलती है अभी, मेलाटोनिन वाली स्पेशली। ठीक है। और मेलाटोनिन का लेवल अगर आपका ठीक है तो आपको अल्जाइमर होने के चांसेस कम है। ठीक है, पार्किंसन डिजीज होने के चांसेस कम है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नाइपर का था, मेलाटोनिन वाला। ये कौन सी ड्रग है, एक ही ड्रग है। और ये क्वेश्चन जब मैंने नाइपर दिया था 2018 तब भी आया था, और 2021 के नाइपर में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, रेमेल्टन ड्रग के ऊपर कि कौन से रिसेप्टर के ऊपर काम करती है, MT1 एंड MT2। ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन है। अब 10 क्वेश्चन है तो आप समझ लो आपका ये 40 नंबर थे। 40 में से अगर आप, मेरे हिसाब से तो 40 के 40 आ जाने चाहिए थे, लेकिन अगर आप 30 पे भी हो तो बहुत सही जगह हो। अगर आप 30 से कम हो तो आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत है। स्पेशली ये जो क्वेश्चंस बहुत इजी थे, क्रेनियल नर्व्स और ये वाले। ठीक है। तो एटलीस्ट आप इतना सोच के चलो कि एक क्वेश्चन सीधा सीधा आपको 4 नंबर दे रहा है। और आप इतनी जल्दी क्वेश्चंस को स्किप मत करो, क्योंकि आप जब टेस्ट मेरे पास सबमिट करते हो तो मेरे को एक बात समझ नहीं आती है कि किस क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम दिया है। ठीक है। और कि आप कितना जल्दी उस क्वेश्चन से मूव ऑन हो गए। आपको जो पहले क्वेश्चन आते हैं उसको कर लो, लेकिन उसके बाद एक बार क्वेश्चन पे थोड़ा अपना दिमाग तो लगाओ, थोड़ा कोई ट्रिक लगा के देख लो। कुछ पढ़ा है, जितना पढ़ा है सारा झोंक दो उस क्वेश्चन में, अपने आप आंसर निकल आता है। ठीक है, ब्रेन पढ़ा है, किडनी पढ़ा है, एंडोक्राइन पढ़ा है, जो पढ़ा है उस क्वेश्चन से लिंक करके देख लो, आपको आंसर कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको इजीली आंसर मिल सकता था। सेम क्वेश्चंस आपका जो ये था क्लॉटिंग फैक्टर, अगर आप इसमें सोच लेते तो आपका आंसर हो जाता। ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका ये था एसिटोमिनोफिन वाला, और एक क्वेश्चन आपका जो ये मेलाटोनिन वाला था। ये क्वेश्चंस आपके इस तरीके से थे कि जहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़े। और ये जो जिन क्वेश्चंस में आप अटक रहे हो, आपके जो सीनियर्स हैं जो भी नाइपर में बैठे हैं, दो दो या तीन जो भी हैं, वो क्वेश्चंस इनको ऐसे हवा में उड़ा देते थे वो उन क्वेश्चंस, क्योंकि उनका बेस ठीक बन गया था फोर्थ सेम में। आप लोगों का बेस थोड़ा सा वीक है फार्माकोलॉजी का, इसलिए आप थोड़ा सा अनाटमी फिजियोलॉजी अब आपको आती है, आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा फार्माकोलॉजी से लिंक आ रहा है, जैसे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग का था, आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। ठीक है। तो आपको जो भी कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है, जैसे भी पढ़ा रहा है, थोड़ा सा फोकस कर लो एक बार। ठीक है, ताकि आपको, देखो कॉलेज का एग्जाम पास करना हर किसी के लिए इजी है, कोई भी कर लेगा। यहाँ आपको थोड़ा सा दम दिखाना पड़ेगा कि कितना आता है। ठीक है। आपको, आपका एक वो टेस्ट है रेस्पिरेटरी वाला, वो मैं शायद कल डिस्कस करूंगा, या शायद सैटरडे, कल सैटरडे है तो फिर या मैं मंडे को करूँगा। ठीक है। तो आप लोग एक बार पिछला पेपर देख लेना, आपको मिले तो। किसी का कोई डाउट है तो बताओ। सर
नेटवर्क साथ ही दे रहा है तो सर ये कंप्यूटर लेक्चर मिलेगा? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर